हेलो गाइज, वेलकम टू द सेशन। गाइज, आज के सेशन में हम लोग हमारा अकाउंटिंग प्रिंसिपल 8 जो था वहां से कंटिन्यू करेंगे। 7 तक हमने हमारे दिमाग में सेट कर लिया था। गाइज, हमने कैश बेसिस अक्रूवल बेसिस दिमाग में सेट कर लिया था। अब हम आगे पढ़ेंगे, बट याद रखना, पुराना अगर रिवाइज नहीं कर रहे हो, पुराना अगर याद नहीं है, तो मेरी सारी की सारी मेहनत क्या होगी बच्चों, वेस्ट हो जाएगी। तुम्हारा खुद का जो इतना टाइम वेस्ट हुआ है लेक्चर्स में, वो इन्वेस्टमेंट की जगह एक कंप्लीटली आपके ऊपर लाइबिलिटी बन जाएगी। यार, अकाउंट्स के लोग हैं, टेक्निकल में बात करेंगे तो एसेट बनाओ उसको रादर देन लाइबिलिटी। स्टार्ट करें तो बेटा, अब स्टार्ट कर रहे हैं अपन अकाउंटिंग प्रिंसिपल 8। मैं लिख रहा हूं यहां पे 8। अकाउंटिंग प्रिंसिपल 8 जो है वो है बेटा रेवेन्यू रिकॉग्नाइजेशन पे। किस पे है मेरे प्यारे बच्चों? रेवेन्यू रिकॉग्नाइजेशन। क्या कहता है रेवेन्यू रिकॉग्नाइजेशन प्रिंसिपल? ये अभी बताते हैं आपको 2 सेकंड में। यहां पर क्वेश्चन क्या है? व्हेन रेवेन्यू हैज टू बी रिकॉग्नाइज्ड। याद करो, एग्जांपल एग्जांपल आपने याद होगा एक पिज्जा सेंटर खोला था शुरुआती लेक्चर्स में, याद आ रहा है? तो मैंने कहा लेट्स से उसी पिज्जा सेंटर का एक एग्जांपल ले लेते हैं। उसी पिज्जा सेंटर का एक एग्जांपल ले लेते हैं और आप मुझे हेल्प करना पूरा का पूरा समझाने में। देखना, मैंने कहा मैं यहाँ पे सिनेरियो दे देता हूं। मैंने कहा पहले सिनेरियो, ये तुम्हारा पिज्जा सेंटर है, ठीक है? ये पिज्जा सेंटर ऊपर लिख ही दिया। अपन कहते हैं ये देखो यहाँ पे सिनेरियो नंबर 1। मैंने कहा एक कोई पर्टिकुलर बंदा आया और वो बंदे ने आके क्या किया, तुम्हारे यहाँ काउंटर पे ऑर्डर दिया। काउंटर पे उसने ऑर्डर क्या दिया? बोले कि यार, काउंटर पे बोले कि बताओ आपके यहाँ, मतलब पूछा तुमसे, विच टाइप ऑफ पिज्जा यू सेल, विच टाइप ऑफ पिज्जा यू सेल, इतना पूछा उसने। और इतना पूछ के वो चला गया। तुमने कहा वी सेल पेपर पनीर, वी सेल चीज बर्स्ट, वी सेल फार्म हाउस, कंट्री स्पेशल, तंदूरी पनीर। अरे सुन बेटा, डोंट बी लॉस्ट इन द फूड, ओके, कम बैक टू द सब्जेक्ट। तो हमने मतलब काउंटर पे आया और सिर्फ ये पूछा कि आप कौन से तरीके का पिज्जा यहाँ बेचते हो, चला गया। दूसरा सिनेरियो, मैंने कहा एक आदमी आया, वो सेम वैसा का वैसा ही काउंटर पे आया और बोलता है कि पेपे पनीर पिज्जा जो आप बेचते हो, अरे सुनने, कॉस्ट ऑफ पेपे पनीर। उसने बस ये पूछा कि आप ये बताओ व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ पेपे पनीर, ये जो पेपे पनीर आप पिज्जा बेच रहे हो उसकी कॉस्ट क्या है? हमने कहा 800 रुपीज सर। और जैसे 800 बोला, वो तो घूम के चला गया, ना हाँ का ना ना का। आ रहा सुन, मैंने कहा ये दूसरा सिनेरियो। अब मैंने कहा एंड में तीसरा सिनेरियो आएगा, ठीक है? एक बंदा आया, उसने कहा, ठीक है, उसने क्या कहा? उसने कहा, बोले कि यार मुझे एक पेपे पनीर पिज्जा दे दो। पैने पनीर लिख दिया अपन ने पेपे की जगह, तो पैने पनीर बोल देते हैं यार, अपन अपना पिज्जा नया बनाते हैं। पैने पनीर पिज्जा। तो पैने पनीर पिज्जा ऑर्डर दिया। उसने कहा एक पैने पनीर पिज्जा। हमने कहा भैया 800 होंगे। उसने कहा ठीक है ले आओ। अब ये आराम से पिज्जा खा रहा है। अब ये आराम से क्या कर रहा है मेरे प्यारे बच्चों? ये आराम से पिज्जा खा रहा है यहाँ पे। अब स्टोरी, मॉरल ऑफ द स्टोरी ये है कि ये आदमी यहाँ पे आराम से बैठ के पिज्जा खा रहा है। अब आप मुझे बताओ, क्या बोला मैंने? अब आप मुझे बताओ, इन तीनों सिनेरियो में से हम कब किसी चीज को अपना रेवेन्यू मानेंगे? अब लेट्स से, अब एक और चीज ध्यान रखना, मैं इस थर्ड वाले में ऐड कर देता हूं। मैंने कहा खाने के बाद ही सेड आई फॉरगॉट टू ब्रिंग माई वॉलेट, आई फॉरगॉट टू ब्रिंग माई वॉलेट या माई मनी। बोला यार मैं तो अपना पैसा लाना भूल ही गया। हमने कहा तू फोन पे कर दे, हमने उसको कहा पेटीएम कर दे, उसने कहा सब भूल गया, सब वहीं रह गए, फोन भी वहीं रह गया, वो भी वहीं रह गया। हमने कहा चलो ठीक है यार, खाने पे क्या बोले किसी को, हमने कहा दे देना बाद में। अब सिचुएशन क्या हुई? ही पेड, मतलब नोन आदमी था, ऐसे अननोन नहीं था, ऐसे टेंशन मतलब पैसे डूबने की कोई चांस नहीं थे। ही पेड आफ्टर 4 मंथ, बट इसके भी दिमाग से निकल गया। फिर 4 महीने बाद ये गुजरा, तब उसने क्या दिए? पैसे दिए। हमने कहा भाई साहब आपको जानते हैं, आप तो कभी भी दे देना। और इसने सही दिल पे ले ली बात को, इसने 4 महीने बाद दिया। अब मुझे इन चारों के चारों सिनेरियो में अच्छे से बताओ, व्हेन इज द रेवेन्यू रिकॉग्नाइज्ड?
इन चारों के चारों केस में जो हमारी आंखों के सामने है मेरे प्यारे बच्चों, इन चारों के चारों केस में टेल मी वन थिंग, चार मतलब वो तीसरे वाले का जो सब पार्ट है उसको लेके चल रहा हूं मैं। तो अगर ये तीन केसेस मान लो, चलो तीन देख लेते हैं, इन तीन केसेस में से आप मुझे बताओ, क्या पहले केस में हम हमारा रेवेन्यू मान लेंगे? क्या पहले केस में जब वो आके पूछ के गया कि किस टाइप के पिज्जा हैं, हमने कहा नहीं भैया हम नहीं मानेंगे? देखो लेमन लैंग्वेज में तो आपको समझ में आ गया होगा, मैं अब टेक्निकल पार्ट बताऊंगा। मतलब ये तो आपको पता पड़ गया होगा देख के कि कब मांग सकते हैं कब नहीं, क्योंकि जनरल सिनेरियो तुम्हें पता ही है। बट मैंने कहा कि अब इसका टेक्निकल वर्जन भी देखेंगे, बट पहले जनरल वर्जन। हमने पहले वाले केस में वो पूछ के गया विच टाइप ऑफ पिज्जा डू यू सेल, हमने कहा भैया ये टाइप ऑफ पिज्जा, और वो भाग गया। दूसरे वाले में वो आया और उसने कहा कि कॉस्ट क्या है आपके पेने पनीर पिज्जा की, हमने कहा 800 रुपए, और पूछ के फिर चला गया। दूसरे वाले केस में भी क्या रेवेन्यू हुआ, सवाल ही नहीं उठता, अरे कुछ खरीदा ही नहीं। तीसरे वाले केस में क्या रेवेन्यू हुआ, यस। क्या रेवेन्यू हुआ, यस। तो मैंने कहा सबसे पहले रेवेन्यू रिकॉग्नाइजेशन प्रिंसिपल जो है ना वो यही बताता है टेक्निकल लैंग्वेज में, रेवेन्यू शुड बी, रेवेन्यू शुड बी recognized, revenue should be recognized when the other party is in obligation to pay, or we have the right, we have the right to ask for payment, we have the right to ask for payment। अब देखो कितना इजी टर्म में बता दिया मैंने कहा रेवेन्यू तभी आप अपना रेवेन्यू मानोगे जब सामने वाली पार्टी के ऊपर लायबिलिटी है कि वो पैसा देगी, या फिर तुम्हारे पास राइट है कि तुम सामने वाले से पैसा मांग सकते हो। क्या पहले वाले केस में पैसा मांग सकते हो? नहीं, तो रेवेन्यू रिकॉग्नाइज नहीं होगा। क्या दूसरे वाले केस में पैसा मांग सकते हो? नहीं, तो रेवेन्यू रिकॉग्नाइज नहीं होगा। तीसरे वाले केस में पिज्जा ऑर्डर कर गया, वो खा गया, अब तो तुम्हारे पास राइट है कि तुम सामने वाले को बोलो भाई साहब 800 रुपए दे दो। तो थर्ड वाले केस में आप अपना क्या करोगे बेटा, रेवेन्यू रिकॉग्नाइज करोगे, आप अपने रेवेन्यू को क्या करोगे, रिकॉग्नाइज करोगे। स्टोरी क्लियर हो गई, दिमाग में सेट हो गया। तो मैंने कहा अब आपके तीनों के तीनों केस क्लियर है। अब मैंने कहा देखो अब अक्रूवल से कनेक्ट करो, इसलिए अक्रूवल में भी जब आप डिटेल में पढ़ोगे तो बार बार एक आता है कि अक्रूवल बेसिस अगर आप फॉलो करते हो तो रेवेन्यू रिकॉग्नाइजेशन भी फॉलो हो रहा है। क्या फॉलो हो रहा है? रेवेन्यू रिकॉग्नाइजेशन। क्यों फॉलो हो रहा है अब देखो। मैंने कहा अब देखो ये जो कनेक्शन मैं कर रहा हूं ना ये बहुत जरूरी है मेरे प्यारे बच्चों, ये जो कनेक्शन मैं यहां स्टेब्लिश कर रहा हूं ये बहुत 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 जरूरी है बेटा, बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। मैंने कहा देखो आपने रेवेन्यू को कनेक्ट कर रहे हो अक्रूवल से। अब मैंने कहा रेवेन्यू रिकॉग्नाइजेशन कहता है कि जब आपके पास राइट आ जाए कि सामने वाले से पैसा मांगो तब आप अपना रेवेन्यू मान लो। अक्रूवल भी तो यही कहता है। लेट्स से ये ट्रांजेक्शन हुआ होता, लेट्स से ट्रांजेक्शन हुआ होता 1 अप्रैल को, और मैंने कहा पैसा आया आफ्टर 4 मंथ्स, लेट्स से अप्रैल में जून और जुलाई 31, तो 31 जुलाई को पैसा आया। तो नाउ द मॉरल ऑफ द स्टोरी इज, मैं रेवेन्यू रिकॉग्नाइजेशन के हिसाब से अपना रेवेन्यू कब रिकॉग्नाइज करूंगा? 1 अप्रैल, क्योंकि उस दिन मेरे पास राइट आ गया था। अक्रूवल क्या कहता है? यही कहता है ना, जब तुमने अर्न कर लिया रेवेन्यू तब तुम उसको रिकॉग्नाइज कर लो। इज दिस क्लियर टू यू गाइज? रेवेन्यू रिकॉग्नाइजेशन क्रिस्टल क्लियर है, एग्जांपल सामने है, फटाफट इसको कॉपी मारो, हम फिर नया कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे। पहले यहां तक बिल्कुल क्लैरिटी ले लो बेटा, ठीक है? लो बेटा इसको कॉपी मारो।
सो गाइज आपने इसको पॉज करके अच्छे से कॉपी मार लिया होगा। तो गाइज हम लोगों ने AP9 8 कर लिया, अब आते हैं AP9 पे। गाइज ये जो AP9 है ना, मतलब आप इसको जो चीज आप पर्सनली कई बार ऑब्जर्व करते होगे ना, वो आज यहाँ पे आएगी। पर्सनली जो आप चीजें ऑब्जर्व करते होगे वो यहाँ पे आएगी। देखो AP09 नाम है इसका वेरीफाइबल वेरीफाइबल अकाउंटिंग प्रिंसिपल, या अपन इसको ये भी कह सकते हैं वेरीफाइबल अकाउंटिंग प्रिंसिपल, या फिर हम इसको कह सकते हैं एविडेंस कॉन्सेप्ट या एविडेंस प्रिंसिपल। ठीक है ना। अब क्या है इसका मतलब लिखेंगे बाद में। देखो एग्जाम्पल देखते हैं, पहले एग्जाम्पल देखना। एक ए नाम का आदमी था और एक बी नाम का आदमी था। ठीक है, दोनों गए किसके पास मेरे प्यारे बच्चों? बैंक के पास। दोनों गए किसके पास? बैंक के पास। और बैंक के पास जाके इन्होंने क्या कहा वो मैं अभी बताता हूं। बैंक के पास गए ये लोग और बैंक के पास जाके इन्होंने क्या कहा? बैंक के पास जाके इन्होंने कहा कि भैया हमें लोन चाहिए। ये भी बैंक के पास गया, लोन चाहिए। मुझे एक बात बताओ, बैंक के पास जब दो डिफरेंट डिफरेंट लोग जाएंगे तो बैंक लोन किसको देगा? भाई बैंक के पास पैसा अच्छा है तो सबको दे देगा। बट ये बात तो आपको पता है, बैंक विल रिजेक्ट, बैंक विल रिजेक्ट ऑल्सो। एंड रिजेक्ट किसको होगा? whose income is whose income is below par। मतलब जिसके पास कमाई ही का साधन ही कम होगा, बैंक के लेवल से कम होगा, तो बैंक कह देगी भैया तू तो हमारा लोन चुका ही नहीं पाएगा, हम तेरे को दे देंगे, तो तेरे पास तो इतनी कमाई ही नहीं है। तो अब क्या हुआ, ये जो ए है ना, इसकी इनकम कम है। क्या बोला? ए की इनकम क्या है? कम है, कम है। अब ए को क्या है, बी की तो ठीक है, तो बी को तो कोई टेंशन नहीं है, जाएगा और बैंक लोन दे देगा। बट ए जिसकी इनकम कम है, उसको भी पता है यार बैंक का प्रोसेस क्या है, साला बैंक लोन नहीं देगी। क्यों लोन नहीं देंगी? हमारी कमाई उतना है ही नहीं, हमारा इनकम उतना है ही नहीं। सो बैंक विल ऑलवेज चेक द क्रेडिट वर्दीनेस। बैंक विल ऑलवेज सी whether the person whom we are paying will he be in a position to return the money or not yaar. You're able to understand what I'm trying to say guys? So bank will always check whether that person is credible, whether that person will be able to return the money or not. So if you pay someone 1 crore rupees and that guy is not in a position, obviously why the hell will you pay? So same way bank will also check the documents, and bank knows that the income of this person is lower than the limit which bank have been set up. Now अब जो सेटअप लिमिट है उससे तो है कम। अब सुनना ये क्या कहना चाह रहा हूं मैं। अब ये जो इनकम है, अब ये जो इनकम है ना मेरे प्यारे बच्चों, ये जो मेरी कमाई कम है ए की, तो ए को पता था। ए ने क्या किया? ए ने कहा अपन क्या करते हैं, ऐसी सेल लिख देते हैं, फर्जी सेल्स, मतलब फेक सेल्स। फेक सेल समझते हो कि मैंने इतना माल बेचा, फेक, मतलब बिना कोई उस चीज के। अब जैसे ये फेक सेल लिखी ए ने अपनी बुक्स में, ए की बुक्स क्या हो गई? बढ़ गई। इनकम क्या हो गई? बढ़ गई। बैंक को लगेगा ठीक है यार ये तो सही है। तो एक बात बताओ मुझे, अगर अपन अकाउंटिंग में लेट्स से फेक सेल कहने का मतलब ऐसा है कि उसने एक ऐसी सेल लिख दी जो उसको लग रहा है कि ठीक है यार लिख सकता हूं, तो अगर अकाउंटिंग करते वक्त कुछ ऐसा रूल ही नहीं होगा जो ये बता सके, जो ये बता सके कि क्या लिखना है क्या नहीं लिखना, हम कौन से ट्रांजैक्शन को अकाउंट्स में लिख सकते हैं, तब तक तो रिलायबिलिटी इंश्योर नहीं हो पाएगी। मतलब हाउ समवन विल लुक एट द अकाउंट्स एंड से कि यार ये रिलायबल है। आज देखो बैंक पैसा देता है इस बेसिस पे कि आपके अकाउंट्स आपकी इनकम को क्या रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, बैंक आपके एसेट्स देखता है कि आपके पास कितनी संपत्ति है, किसके बेसिस पे? अकाउंट्स के बेसिस पे। यार ये अकाउंट्स को इतनी इंपॉर्टेंस क्यों मिल रही है? क्योंकि अकाउंट्स को लोग मानते हैं रिलायबल है, ऑब्जेक्टिव है, मतलब ये ढंग से रूल्स के बेसिस पे बनाई हुई है। आ रहा समझे? अब अगर कोई रूल ऐसा ही नहीं है जो बिजनेसमैन को या अकाउंटेंट को ये बता सके व्हाट टू रिकॉर्ड व्हाट नॉट टू रिकॉर्ड, या कैसे हम ये रिलायबिलिटी को बचा सकें, तो कोई मतलब ही नहीं है।
तो ये जो अकाउंटिंग प्रिंसिपल है ना, एविडेंस प्रिंसिपल, अब आप इसको ध्यान से सुनना। मैंने कहा एवरी ट्रांजैक्शन विच वी रिकॉर्ड should have a corresponding evidence and document. This principle states that every transaction that we will record, this principle states that every transaction that we will record should have corresponding evidence and supporting documents. अब समझने की कोशिश करें। मैंने कहा था प्रैक्टिकली भी बताऊंगा, ये प्रैक्टिकली एक एग्जांपल दिया और कनेक्ट करूंगा, तुमने देखा भी होगा। कहने का मतलब है जैसे मैंने कहा मैंने माल बेचा, तो भैया तुमने माल बेचा तो इसका बिल लेके आओ। उस बिल में किसको बेचा, उसका एड्रेस क्या था, क्या प्राइस में बेचा, माल कौन सा था जो बेचा, कितनी प्राइस का बेचा, टैक्स कितना लगा। तो भैया ये डॉक्यूमेंट एविडेंस, ये जो बिल होता है वो एक डॉक्यूमेंट है, एक एविडेंस है, जो एक प्रूफ होता है, ताकि बैंक ने माना कि यार बैंक ने बोला तुम्हें कि लेके आओ, तुमने इतना माल कैसे बेचा, तो तुम अपने बिल लेके आओगे, देखो भैया इस टाइम इतना इतना माल हमने बेचा। तो इसका मतलब अकाउंट्स में ट्रांजैक्शन जो भी आप रिकॉर्ड करते हो, या अकाउंटिंग में जो रिकॉर्डिंग है, बुक कीपिंग में जो रिकॉर्डिंग है, व्हाट यू रिकॉर्ड ऑल दोस ट्रांजैक्शन विच कैन हैव कॉरेस्पॉन्डिंग और विच विल हैव ऑलवेज कॉरेस्पॉन्डिंग एविडेंस एंड डॉक्यूमेंट्स। क्लियर है? अरे इसीलिए आप देखो, जब कई बार आपने देखा होगा पापा अपने कोई खर्चा करते हैं, कई बार होते हैं वो ऐसे कर देते हैं, और कई बार कोई बड़ा ऑफिस के हिसाब से खर्चा होता है, वो कहते हैं भैया इसका बिल दो, और ये बिल हमारी कंपनी के नाम से बनाओ, ये हमारे ऑफिस के नाम से बनाओ। ऐसा क्यों कहते हैं? क्योंकि अगर हमें बिजनेस में वो ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करना है तो उस ट्रांजैक्शन का हमारे पास कोई ना कोई एविडेंस होना चाहिए, हमारे पास उस ट्रांजैक्शन का कोई ना कोई डॉक्यूमेंट होना चाहिए। इज दिस क्लियर टू यू? ये होना बहुत 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 जरूरी है, ये अकाउंटेंसी की रिलायबिलिटी को स्टैब्लिश करता है। गाइस क्लियर है बेटा फंडा? फटाफट इसको कॉपी मारो अब। सो गाइज आपने इसको कॉपी कर लिया होगा। अब अपन चलते हैं AP10 पे। सही कर रहे हैं ना गाइज? 7 था पहले, फिर 8 आया अपने पास, अब 9 आया, अब आएगा अपना AP10। क्या आएगा बेटा? AP10 क्या कहता है? AP10 समझने की कोशिश करना। नाम है इसका हिस्टोरिकल कॉस्ट कॉन्सेप्ट। हिस्टोरिकल कॉस्ट कॉन्सेप्ट, ठीक है? हिस्टोरिकल कॉस्ट कॉन्सेप्ट या फिर कॉस्ट प्रिंसिपल, कोई भी मान सकते हो, दोनों चलेंगे, ठीक है? अब देखो समझने की कोशिश करना ये क्या। अभी अभी मैंने आपको वेरीफाइबल कॉन्सेप्ट बताया, एविडेंस कॉन्सेप्ट बताया। क्या कहता है ये? अकाउंट्स में वही चीज रिकॉर्ड करो जिसका कोई एविडेंस हो, जिसका कोई डॉक्यूमेंट हो। बिना डॉक्यूमेंटेशन के कोई भी चीज मत, जिसको आप प्रूव नहीं कर सको बाद में, यू शुड नॉट रिकॉर्ड, उसको मत रिकॉर्ड करना, ठीक है? अब मैंने कहा ये हिस्टोरिकल कॉस्ट कॉन्सेप्ट देखना, ये क्या कहता है? ये कहता है जब व्हेन यू आर रिकॉर्डिंग एनीथिंग, जब आप कोई चीज रिकॉर्ड करते हो, तो रिकॉर्ड करते वक्त आपको ये ध्यान रखना है जो वैल्यू आप रिकॉर्ड करोगे, मतलब आपको मैंने पहले बता रखा है अकाउंट्स में वही चीजें आती है जो मॉनेटरी वैल्यू में आती है। बट आज अगर आप कोई सामान खरीद रहे हो, या आज आप कोई भी एसेट लेके आ रहे हो, जैसे मैंने कहा आज मैंने लेक्चर लेने के लिए, ये रिकॉर्डिंग के लिए कैमरा खरीदा, खरीदते वक्त ये कैमरा 1 लाख रुपए का था। अब 1 साल बाद मैंने 1 साल बाद जब नए मॉडल आ गए, ये कैमरा 50,000 का हो गया।
तो मैं क्या अब अपनी जो बुक्स है बिजनेस की, उसमें कैमरे की वैल्यू जो 1 लाख थी उसको चेंज करके 50,000 कर दूंगा? क्या मेरे पास जो वैल्यू है उसको मैं चेंज कर दूंगा? मतलब मेरी जो कॉस्ट थी 1 लाख उसको चेंज करके मैं मार्केट वैल्यू पे आऊंगा? तो कहने का मतलब है, ये कॉन्सेप्ट कहता है रिकॉर्ड ऑलवेज एट द वैल्यू विच इज कॉस्ट, विच इज व्हाट बेटा? कॉस्ट। कभी भी आपको मार्केट वैल्यू पे नहीं जाना है। सर ऐसा क्यों? यार मार्केट वैल्यू चेंज होती रहती है। क्या होती रहती है? चेंज, नंबर 1। नंबर 2, मैंने कहा मेरा वेरीफाइबल कॉन्सेप्ट भी तो प्रूव होना चाहिए। वेरीफाइबल कॉन्सेप्ट क्या कहता है? वेरीफाइबल कॉन्सेप्ट कहता है एविडेंस होना चाहिए। कैमरा मेरी बुक्स में 50,000, खरीदा था 1 लाख, तो मेरे पास कोई प्रूफ ही नहीं है कि भाई 50,000 कैसे हो गए। अब मैंने कहा यार मेरा कैमरा तो महंगा हो गया, मार्केट में बहुत इन्फ्लेशन आ गया, 1 लाख का 2 लाख हो गया, तो अब मैं वैल्यू क्या 2 लाख रिकॉर्ड कर लूं? मेरे बिल्स क्या बोलेंगे, मेरे डॉक्यूमेंट्स क्या बोलेंगे? 1 लाख। तो ये मिसमैच ना हो जाए, वही रिलायबिलिटी वाला पॉइंट, वही ऑब्जेक्टिविटी वाला पॉइंट। ऐसा ना हो कि मेरे अकाउंट्स देख के लगे कि आदमी तो फर्जी कुछ भी दिखा रहा है, फ्रॉड्यूलेंट मेरे इंटेंशन से, ऐसा भी नहीं लगना चाहिए। यू आर एबल टू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम ट्राइंग टू से? So guys, when I am talking about historical cost concept, when I am talking about cost principle, I say record at value, that is cost. but depreciation depreciation and amortization can be charged. कॉस्ट का मतलब ये नहीं है कि ये दोनों चीजें चार्ज नहीं होगी, कैन बी चार्ज। सर ये दो टर्म तो हमने पहली बार सुने हैं, चिंता क्यों कर रहे हो यार, विश्वास रखो, अभी कवर करेंगे। कैन बी चार्ज समझते हैं क्या है? देखो बेटा, डेप्रिसिएशन समझाते हैं। पहले डेप्रिसिएशन समझते हैं, ये क्या कहता है? डेप्रिसिएशन किस खेत की मूल्य है, पहले ये समझते हैं, ठीक है? डेप्रिसिएशन समझते हैं। सो गाइस, डेप्रिसिएशन कहता क्या है आखिरकार, ये है क्या? तो मैंने कहा डेप्रिसिएशन कहता है इट इज द रिडक्शन इन वैल्यू ऑफ, रिडक्शन इन वैल्यू ड्यू टू यूज, चेंज इन टाइम और पैसेज ऑफ टाइम एटसेट्रा। आ रहा समझे? और अमोर्टाइजेशन भी यही होता है, बट दोनों में फर्क होता है। देखो ये टेक्निकली क्या होता है, रिडक्शन इन, मैं इनको बीच में कर देता हूं, ठीक है? ये भी यही मान सकते हो, ये भी यही मान सकते हो, पर दोनों में फर्क क्या है? ये टेंजिबल टेंजिबल एसेट्स पे लगता है और वो भी फिक्स। अभी देखेंगे क्या होता है फिक्स, क्या होता है वो सब, क्या होता है। एक होता है इंटेंजिबल, एक क्या होता है इंटेंजिबल। ये टेंजिबल पे लगता है, दूसरा वाला किस पे लगता है मेरे प्यारे बच्चों? इंटेंजिबल पे लगता है। अभी समझ लेते हैं क्या होता है ये। देखो यार, मैंने कहा मैंने ये कैमरा खरीदा 1 लाख रुपए का, और मैंने कहा इस कैमरे की लाइफ थी 10 साल। कितनी थी? 10 साल। तो एक बात बताओ, 10 ईयर्स इसकी लाइफ थी, 1 लाख रुपए का खर्चा हुआ, तो मुझे बताओ ना, हर एक साल मुझे लगभग कितने का फायदा मिल रहा है? मतलब ये 1 लाख रुपए का मैंने खर्चा किया, जिसका 10 साल बेनिफिट मिलेगा, तो एक साल में बेनिफिट 10,000 का मिलेगा। अब मैंने कहा मैंने फर्स्ट ईयर यूज कर लिया, तो मतलब 10,000 का बेनिफिट ले लिया। अब कितने का बेनिफिट लगना बाकी? अब देखो, वेरीफाइबल कॉन्सेप्ट भी लग गया, आपने खरीदा कितना था? 1 लाख का। फिर याद करो, अपनी स्टोरी ऑफ द एक्सपेंडिचर। हमने यहां एक्सपेंडिचर किया 1 लाख रुपए का। अब देखो ये क्रॉस कनेक्शन कितने इंपॉर्टेंट है गाइस, मैं आपको लिख के दे रहा हूं। 99% बच्चा ये बेसिक पार्ट को इग्नोर करता है, वो सोचता है फटाफट प्रैक्टिकल पे चलें, फटाफट प्रैक्टिकल पे चलें। गाइस बच्चे, टोटल जो आप इन बेसिक कॉन्सेप्ट में 5 से 6 घंटे दे रहे हो ना, वो 4 से 5 घंटे, 5 से 6 घंटे आपको पूरी की पूरी अकाउंट्स में मास्टर बना देंगे। आ रहा समझे? अब होता क्या है कि जब तुम एक एसेट, मतलब स्टोरी ऑफ द एक्सपेंडिचर, 1 लाख का खर्चा हुआ, जितने का बेनिफिट करंट ईयर में मिल गया वो तो एक्सपेंस, जितने का भविष्य मिलेगा कितना? एसेट। तो फर्स्ट ईयर कैमरा यूज आया, बेनिफिट कितने का मिला? 10,000, वो तो खर्चा बुक कर दो, किस नाम से? डेप्रिसिएशन। आ रहा सुनने?
90,000 का बेनिफिट कब मिलेगा? अगले 9 ईयर्स में। 90,000 मेरा एसेट, अगले साल 90 में से फिर 10,000 का बेनिफिट मिल गया, बचा कितना? 80 का कब बेनिफिट मिलेगा? अगले 8 साल। वो अगले 80,000 मेरे क्या हो गए अगले 8 साल के लिए एसेट। ऐसे करके ये चेंज चलती रहेगी। तो कहने का मतलब है, आप देखो पहले आपका कैमरा लाख का था, फिर 90 का हुआ, फिर 80 का हुआ, तो धीरे धीरे ये रिडक्शन इन द वैल्यू हो रहा है ना। तो ये जितनी वैल्यू रिड्यूस हो रही है, जितनी वैल्यू ये कम हो रही है, ये आपका डेप्रिसिएशन, ये क्या है? आपका डेप्रिसिएशन है गाइस। क्लैरिटी है बेटा? समझने की कोशिश करें। मैंने कहा ये अपने को एक कॉन्सेप्ट दिमाग में सेट हो गया, ये कॉन्सेप्ट हमें समझ में आ गया। मैंने कहा आप लोगों के लिए यहां मैं लिख भी देता हूं। ये क्या हो गया बेटा? मोबाइल हो गया, ठीक है, मोबाइल हो गया। तो मैंने कहा ईयर 1, ईयर 2, ऐसे 3 ईयर समझा देता हूं यार। 3 ईयर लिख दूंगा तो आपके तो दिमाग में सेट हो जाएगा। 3 ईयर लिख दूंगा तो आपके दिमाग में तो बिल्कुल अच्छे से सेट हो जाएगा, कोई डिफिकल्टी रहेगी नहीं इसमें। मैंने कहा देखो, फर्स्ट ईयर आप यूज कर लोगे तो उसके बाद एसेट कितने का रहेगा? भैया एसेट रहेगा 90,000 का, और उस ईयर आप एक्सपेंस कितना लिखोगे? 10,000। आ रहा समझे? तो 1 लाख के बाइफर्केशन कैसे होगा ऐसे? अब 90,000 अगले साल जाएगा, अगले साल 10,000 और यूज हो जाएगा, तो एसेट कितना बचेगा एंड में? 80,000। एक्सपेंस कितना? सर ये डेप्रिसिएशन क्या है? मैंने कहा ये डेप्रिसिएशन एक्सपेंस ही तो है। जितना बेनिफिट आपने उस ईयर में ले लिया, जितना बेनिफिट आपने उस ईयर में ले लिया, वो आपका एक्सपेंस है, जो कि डेप्रिसिएशन है इस केस में। मैंने कहा उसके अगले साल जाएगा 70, मतलब 80 जाएगा अगले साल, तो उसमें से 10 यूज हो जाएगा, तो 70 अगले साल, मतलब फोर्थ ईयर में बेनिफिट मिलेगा, फोर्थ से आगे। और 10,000 का जो उस साल है वो क्या मिल गया? मेरा एक्सपेंस। तो देखो धीरे धीरे जो एसेट था 1 का 90, 90 का 80, 80 का 70, ये जो रिडक्शन होती जा रही है ना वैल्यू में 10-10 हजार की, ये जो है ये मेरा डेप्रिसिएशन है, और डेप्रिसिएशन मेरा एक्सपेंस होता है। तो अब मैं कनेक्ट करता हूं मैं पढ़ा क्या रहा था। बार बार याद रखना, कोई चीज पढ़ने में इतना मत खो जाना कि समझ में ही नहीं आया कि आप क्यों पढ़ रहे थे। वापस कनेक्ट करते हैं। मैंने कहा हिस्टोरिकल कॉस्ट कॉन्सेप्ट है। कौन सा कॉन्सेप्ट है? हिस्टोरिकल कॉस्ट कॉन्सेप्ट। क्या कहता है हिस्टोरिकल कॉस्ट कॉन्सेप्ट? कि आप अपनी बुक्स में जो भी चीज होगी उसको कॉस्ट पे रिकॉर्ड करोगे, मार्केट वैल्यू पे नहीं करोगे, वो फ्लक्चुएट होती रहती है, वेरीफाई नहीं कर सकते। बट हम डेप्रिसिएशन चार्ज कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि हम समझा सकते हैं, हम प्रूव कर सकते हैं किसको? जो भी आदमी हमारा, जो भी यूजर हमारे अकाउंट देखेगा, हम कहेंगे देखो हमने 1 लाख का एसेट खरीदा था, हर साल यूज कर रहे हैं, तो धीरे धीरे यूज करने की वजह से उसकी वैल्यू में डिक्रीज आएगा, वैल्यू में रिडक्शन आएगा। आ रहा समझ में? तो हम क्या कर सकते हैं, हमारी बुक्स में जो भी हमारे एसेट होते हैं, ऐसे जिनको हम यूज करते हैं बिजनेस में, जिनको फिक्स्ड एसेट्स बोलते हैं, उनकी वैल्यू को हम कॉस्ट में से ये डेप्रिसिएशन घटा के, ये एक्सपेंस घटा के हम नेट दिखा सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप ये नहीं कहोगे कि हिस्टोरिकल कॉस्ट का वायलेशन हो रहा है, इस प्रिंसिपल को हम वायलेट कर रहे हैं। क्लैरिटी है इसमें? समझ में आ गया आपको? हिस्टोरिकल कॉस्ट कॉन्सेप्ट क्या कहता है? आप जितने भी एसेट हैं उनको किस वैल्यू पे दिखाओगे? आप अपनी किस पे दिखाओगे बेटा? आप अपनी कॉस्ट पे दिखाओगे, मार्केट वैल्यू पे नहीं दिखाओगे। क्यों? वेरीफाई करना होना चाहिए। पर आप डेप्रिसिएशन माइनस कर सकते हो, मतलब यूज करने की वजह से जो वैल्यू इन रिडक्शन हो रहा है वो आप कर सकते हो, क्योंकि वो अपन प्रूव कर सकते हैं किसको? यूजर्स को। तो गाइस पूरा मैंने जीरो से लेकर एंड तक समझा दिया, आपके दिमाग में भी सेट हो गया, कनेक्ट कर लिया अपन ने। अब फटाफट इसको कॉपी मारो आप। एक चीज रह गई यार, एक चीज रह गई। मैंने कहा इसमें आप देखोगे तो टेंजिबल और इंटेंजिबल रह गया। क्या रह गया बेटा? टेंजिबल और इंटेंजिबल रह गया। तो पहले वो कवर कर लेते हैं कि टेंजिबल इंटेंजिबल क्या होता है। टेंजिबल ऐसे एसेट, आरस में ऐसे फिक्स्ड एसेट्स अगर पर्टिकुलरली बोलूं, जिनका बेनिफिट, मतलब जिनका बेनिफिट फ्यूचर में तो मिलेगा ही मिलेगा, पर उनको हम छू सकते हैं, जैसे फर्नीचर हो गया, मशीनरी हो गई, बिल्डिंग हो गई। टेंजिबल मतलब विच कैन बी टच, मतलब जिनको टच कर सकते हैं, फिजिकल एग्जिस्टेंस जिनका होता है। जो इंटेंजिबल होते हैं वो होते हैं बेटा विच कैन नॉट बी टच। मतलब टेंजिबल कौन से होते हैं? टेंजिबल होते हैं जिनकी फिजिकल एग्जिस्टेंस होती है, फिजिकल एग्जिस्टेंस होती है, ठीक है। जो इंटेंजिबल होते हैं मेरे प्यारे बच्चों, इनकी क्या होती है? नो फिजिकल एग्जिस्टेंस। इनके कोई भी फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं होती, नो फिजिकल एग्जिस्टेंस, इनके कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं है। क्लैरिटी आ गई बेटा थॉट में? अब सुनना मैं क्या कह रहा हूं। मैंने कहा ये मैंने बता तो दिया आपको, बट इंटेंजिबल का एग्जाम्पल नहीं दिया। इंटेंजिबल मतलब जैसे आपके पास एक कॉपीराइट है, अब कोई कॉपीराइट को जाके छू तो नहीं सकता, बट कॉपीराइट मतलब एक लीगल आपके पास राइट है कि इसको आपके अलावा कोई और यूज नहीं कर। क्लैरिटी है? दिमाग में सेट हो गया?
फटाफट बेटा इसको कॉपी मारो, पॉज करके अच्छे से 2 मिनट रिवाइज करो, फिर अपन आगे स्टार्ट करते हैं। सो गाइज आई एम अज्यूमिंग कि आपने इसको क्या कर लिया होगा, अच्छे से कॉपी मार लिया होगा। अब मैं आप लोगों के साथ डिस्कस कर रहा हूं AP11। आ रहा समझ? AP11 आ रहा समझ? AP11 क्या कहता है वो मैं आपको आज छोटा सा इंट्रोडक्शन दूंगा, डिटेल में मैं अगले लेक्चर में कवर करूंगा। इसको हम बोलते हैं डुअल एस्पेक्ट प्रिंसिपल। क्या बोलते हैं? डुअल एस्पेक्ट प्रिंसिपल। आज मैं इंट्रो दूंगा इसका, छोटा सा, ज्यादा बड़ा नहीं। या फिर इसको बोल सकते हो डुअलिटी प्रिंसिपल। क्या बोलोगे बेटा? डुअलिटी प्रिंसिपल, डुअल एस्पेक्ट प्रिंसिपल या डुअलिटी प्रिंसिपल क्या कहता है? मैंने कहा ये क्या कहता है, ये एक सिंपल सी बात कहता है, एवरी ट्रांजैक्शन which is to be recorded, which is to be recorded, will have two impacts, और इफेक्ट्स। थेरेटिकली बता रहा हूं मैं, अगले 2-3 मिनट में इसको आप मान के चलना, अगले लेक्चर में ही डिस्कशन होगा। डुअल एस्पेक्ट प्रिंसिपल और डुअलिटी प्रिंसिपल क्या कहता है मेरे प्यारे बच्चों? ये कहता है कि अकाउंट्स में जो भी ट्रांजैक्शन होगा ना, उस ट्रांजैक्शन के 2 इफेक्ट्स होंगे। कितने इफेक्ट्स होंगे बेटा? 2 इफेक्ट्स होंगे। और वो 2 इफेक्ट्स क्या होंगे, 2 इंपैक्ट्स क्या होंगे? मैंने कहा 2 इंपैक्ट ये होंगे कि भाई कोई भी ट्रांजैक्शन आप देखोगे उसके 2 इंपैक्ट होंगे। आ रहा समझे? नामकरण अपन अगले लेक्चर में करेंगे, उनका नाम क्या होगा, बट हर चीज के 2 इंपैक्ट होंगे। जैसे कि एक एग्जांपल देता हूं, वैसे मैं कल के लेक्चर में ही करूंगा ये, मैं सिर्फ आप मान के चलो, सिर्फ थोड़ा सा एक ऑरा क्रिएट कर रहा हूं कल के लेक्चर के लिए। कल इसको डिटेल में अच्छे से करेंगे, क्योंकि जो टाइम अपने पास अभी अवेलेबल है उसमें खत्म नहीं हो पाएगा, तो मैं सिर्फ ऑरा क्रिएट कर रहा हूं ताकि आपके पास भी आज से कल के लेक्चर के लिए थोड़ा सा बेसिक हो, ताकि कल जब आप स्टार्ट करो तो जीरो पे ना हो। मैंने कहा डुअल एस्पेक्ट प्रिंसिपल और डुअलिटी प्रिंसिपल कहता है अकाउंट्स में जितने भी ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड होते हैं, अब रिकॉर्ड क्या होते हैं वो हमें पहले से ही पता है, मनी मेजरमेंट क्राइटेरिया फुलफिल होना चाहिए भैया। मनी मेजरमेंट मतलब एनीथिंग विच कैन बी मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ मनी एंड रिलेटेड टू बिजनेस विल बी रिकॉर्डेड। बट दिस सेज दैट एनीथिंग विच विल बी रिकॉर्डेड मतलब जिसको भी आप रिकॉर्ड करोगे, लिखोगे, उस हर एक ट्रांजैक्शन के 2 इंपैक्ट होंगे मेरे दोस्तों। कितने इंपैक्ट होंगे? 2। और उन 2 इंपैक्ट की जब हम बात करेंगे कल, तो उन दोनों इंपैक्ट को हम आइडेंटिफाई करेंगे। एक एग्जांपल दे देता हूं, आपने कैश में एक एसी खरीदा। आपने कैश में क्या किया प्यारे बच्चों? कैश में आपने एक एसी खरीदा। तो आप मुझे समझाओ ना, एक एसी आप खरीदते हो तो क्या होता है, आपके बिजनेस में एक एसी आएगा, पहला इफेक्ट। दूसरा इफेक्ट, आपके यहां से कैश कम हो जाएगा। आपके यहां से क्या कम हो जाएगा? कैश कम हो जाएगा। आपने कैश में अगर खरीदा है तो क्या मैं कह सकता हूं ट्रांजैक्शन एक हुआ बट इंपैक्ट कितने हुए? 2।
तो ये जो डुअल एस्पेक्ट प्रिंसिपल है या डुअलिटी प्रिंसिपल है, ये हमें यही बताता है कि एवरी ट्रांजैक्शन इन अकाउंट्स विल हैव हाउ मेनी इंपैक्ट्स बेटा, विल हैव टू इंपैक्ट्स और टू इफेक्ट्स। इज दिस क्लियर टू यू गाइज? समझ में आ रहा है? ओके गाइज, आप देखोगे हम एपी 11 तक पहुंच गए। 11 खत्म कब होगा, बट हम एपी 11 तक पहुंच गए। जैसे ही मैं आपके प्रोबेबली 2 या 3 अकाउंटिंग प्रिंसिपल और खत्म करूंगा, मैं पहले क्या करूंगा, कोशिश करता हूं, देखते हैं, मैं एक शीट भी आपके लिए प्रिपेयर कर रहा हूं। उस शीट में ये जो अकाउंटिंग प्रिंसिपल आपने पढ़े और मैंने तो अभी प्रैक्टिकल एग्जांपल दिए, एक प्रैक्टिकल शीट बनाऊंगा जिसमें अपन वो सारे के सारे पॉइंट्स लेंगे और मैं क्वेश्चन वाइज अपन चेक करेंगे, यार ये जो क्वेश्चन दिया हुआ है इसमें कौन सा प्रिंसिपल वायलेट हो रहा है, या यहाँ पे कौन सा प्रिंसिपल फॉलो हो रहा है, या यहाँ पे कौन सा प्रिंसिपल बिजनेस ने फॉलो नहीं किया। एक बढ़िया मैं आप लोगों के लिए प्रैक्टिकल शीट बना रहा हूं। लेट्स सी, अगर प्रोबेबली नेक्स्ट टू नेक्स्ट लेक्चर जो होगा उसमें मैं वो प्रैक्टिकल शीट आपके साथ कवर करूंगा, या जब भी मैं कवर करूं डिपेंडिंग अपॉन मुझे मौका मिले और मेरी शीट रेडी हो जाए। तो गाइज आप लोग ये ध्यान रखना, ये प्रिंसिपल आप रिवाइज करते रहना, क्योंकि वो जब मैं लेक्चर लूंगा उस लेक्चर में आपको बहुत मजा आएगा अगर आपने पढ़ रखा हो। मतलब इतना मजा आएगा, इतना इंटरेस्ट आएगा कि यार इसमें प्रिंसिपल आइडेंटिफाई करना है, कौन सा प्रिंसिपल वायलेट हो रहा है, कंपनी ने क्या गलत किया है, ये सारी की सारी स्ट्रेटेजीज वहां पे होंगी। इज दिस क्लियर टू यू? तो गाइज अगले लेक्चर में अपन मिलेंगे जहां पे हम लोग डुअलिटी को पूरा डिटेल में डिस्कस करेंगे, प्रैक्टिकल एग्जांपल्स लिखेंगे। आ रहा समझे? तब तक आप ये छोटा सा पार्ट कॉपी करना चाहो तो कर सकते हो, या लेट्स से कि नेक्स्ट में कर लेंगे यार, कोई टेंशन नहीं, एक साथ करेंगे कॉपी। क्लियर है? तो मेरे ख्याल से पूरा का पूरा क्लैरिटी होगा। यहां से पढ़ना, अगर आपको पढ़ने में कोई डाउट आए, आपको लगे मेरा कोई क्वेश्चन है, आप मेरे नंबर पे जो मैं आपको बता रहा हूं हमेशा, आप उस पर टेक्स्ट कर दो 9001114477। आपको लगता है कि आप ऐप के थ्रू देख रहे हो, आप मुझे ऐप के थ्रू देख रहे हो, तो आप ऐप में वहां पे चैट बॉक्स है, आप वहां पे मुझे पब्लिक फोरम पे डाल सकते हो, विल ट्राई टू हेल्प यू आउट देयर। आप मुझे मेरे जो नंबर दिए उस पर व्हाट्सएप कर सकते हो। बहुत सारे मोड्स हैं, यूट्यूब पे देख रहे हो तो भी मैं कहूंगा व्हाट्सएप इज बेटर। यूट्यूब पे आप कमेंट भी डाल सकते हो, बट थोड़ा बहुत बिकॉज ऑफ लेक्चर्स थोड़ा सा ऑक्यूपाइड रहते हैं तो थोड़ा बहुत डिले हो सकता है। बट आप व्हाट्सएप करेंगे तो कोशिश रहेगी विद इन अ डे आपको पूरा का पूरा रिवर्ट मिल जाए। इज दिस क्लियर टू यू? सो गाइज टेक केयर, सी यू इन द नेक्स्ट सेशन। तब तक यहाँ तक अच्छे से रिवाइज करना।